हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। आज हम आए हैं वापस एक और वीडियो के साथ। ये है प्रीव्यू वीडियो। इंडिया का वियतनाम के साथ मैच है 12 तारीख को। हम ऑलरेडी स्क्वाड एनालिसिस वीडियो कर चुके हैं जो आप जाके खेल नाउ टीवी पे देख सकते हैं, पर उसके बाद से फाइनल स्क्वाड बाहर आया है। 3 प्लेयर हुए हैं ड्रॉप, अनिरुद्ध थापा, रहीम अली, नंदा कुमार। इन पे क्या थॉट्स हैं आपके? आई थिंक कुछ थॉट्स नहीं है। बेसिकली किसी को भी ड्रॉप कर सकते थे। अब तो कोई ऐसा नहीं है, कोई जो प्लेयर सेलेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा ऑन फॉर्म है या बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। तो आई थिंक थापा को मे बी एक डिजर्विंग ब्रेक मिला है इंटरनेशनल टीम से कि उनको बेटर करना है अपने क्लब करियर में। फॉर्म उनकी अप एंड डाउन चल रही है जब से उन्होंने मोहन बगान का ट्रांसफ़र किया है। बट आई थिंक जैसा मुझे लग रहा है मोहन बगान थोड़ी सी स्टेबल होती जा रही है। 4-4-2 वो भी खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या पता थापा कमबैक करते हुए दिखेंगे आपको। रहीम अली का थोड़ा सरप्राइज टू कंसीडरिंग टीम में नंबर 9 नहीं है, टीम में विंगर्स नहीं है। आप रहीम अली को आप एक डिफेंडर ड्रॉप कर सकते थे, राइट। और नंदा भी ड्रॉप कर दिया आपने, तो आप पे लेफ्ट विंग पे आप पे 2 ऑप्शन है, लिस्टन और फारूक चौधरी। राइट विंग पे भी 2 ऑप्शन है आपके पास, चांगटे और वहाँ पे जो ऑप्शंस की कमी है विंग्स में। नंबर 9 आपके पास है नहीं, और आपने 2 अटैकर्स ड्रॉप किए हैं बेसिकली, और थापा 8-8, तो 3 अटैकिंग प्लेयर ड्रॉप किए। इतने सारे डिफेंडर लेके कहाँ जाएंगे, मैं तो समझ में नहीं आता। जब आपके पास नॉरिम रोशन है जो राइट बैक लेफ्ट बैक खेल सकता है, जब आपके पास आकाश रंगमान भी है, तो सुभाशीष बोस में भी आप उनको सेंटर बैक की तरह देख रहे हो, तो आप सेंटर बैक ड्रॉप कर देते, अब बोस को रख लेते। अरे यार बोस को रख रहे हो तो फिर सेंटर बैक को मतलब बोस को ड्रॉप करके सेंटर बैक रख लेते। तो आप एक अटैकर एक्स्ट्रा रख सकते हैं, क्योंकि मैच जीतने के लिए गोल मारने पड़ेंगे। बिना गोल मारे फुटबॉल मैच नहीं जीता जाता है। और मतलब डिफेंडर्स ओवरलोड हुए हैं स्क्वाड में। ऑफ कोर्स ये हमेशा से रहा है, डिफेंडर ओवरलोड रहते हैं इंडियन टीम। आई डोंट नो व्हाई, मैं उसका कोई फैन नहीं हूँ। और आपको इनको समझ में नहीं आ रही है, ये मैच नहीं जीते अगर तो 1 साल हो जाएगा भाई मैच जीते हुए। लास्ट नवंबर में मैच जीते थे कुवैत से। हाँ, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक। साल भर में अंधेरा हो जाएगा, और यहाँ पे मैच नहीं, ये अगर नहीं जीते तो साल भर में गोल भी ज्यादा नहीं मारे, गोल भी नहीं मारे, और गोल स्कोरर है भी नहीं आपके पास। सुनील छेत्री आखिरी गोल मारे नहीं, चांगटे ने मारा है गोल तो मारे हैं, उसके बाद मैच नहीं जीते ना। मैच नहीं जीते हैं, मैच नहीं जीते हैं। और जैसा चल रहा है वैसे, क्योंकि वियतनाम भी कोई अच्छे फॉर्म में नहीं है। अब अगर वियतनाम को भी हरा पाएंगे, अब 5 दिन की प्रैक्टिस भी मिल गई, क्योंकि आपको लेबनान ने विड्रॉ कर दिया, कैंप मिल गया, सब कुछ मिल गया। उन्होंने तो बोला था 2 मैच खेल लेते हैं, और वियतनाम ने ऑफर किया था ऑफिशियल फ्रेंडली खेलेंगे 12 तारीख को, ऑफिशियल 9 को खेले। तो इंडिया बोला नहीं, हम एक ही खेलेंगे, हम अपना ट्रेन करना पसंद करेंगे। और तो उन्होंने ट्रेनिंग चल रही है, तो अब बहाने ना जीतने के और ना गोल स्कोर करने के होने नहीं चाहिए। और मुझे समझ में, मैं यही बिलीव करता हूँ, फुटबॉल गोल्स आपको मैच जिताते हैं। भले ही वो सर एलेक्स फर्गसन का इतना फेमस कोट है, क्लीन शीट विन द चैंपियनशिप, बट उसमें 38 गेम की चैंपियनशिप होती है। हाँ, एक मैच तो आपको गोल्स ही जिताएंगे। और सरप्राइजिंगली 2 गोल स्कोर में 2 अटैकिंग प्लेयर उन्होंने ड्रॉप किए, और डिफेंडर भी थापा। हाँ, पर वो ब्रेंडन आ गया, तो आई थिंक मे बी वो भी हो जाएगा, उनको कोई इशू नहीं है उस बारे में। आई थिंक सो। आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग पॉइंट्स पे आते हैं इस मैच के। सबसे बड़ा एक जो टॉकिंग पॉइंट होगा, गोलकीपिंग सिलेक्शन होगा। विशाल केत की वापसी हुई है टीम में। विशाल केत जो कि पिछले 2 सीजन में बोल सकते हैं इंडिया के बेस्ट गोलकीपर रहे हैं, इस सीजन क्लब लेवल पे। इस सीजन थोड़ा सा मोहन बगान ने क्लीन शीट एक ही रखा है 4 मैचेस में, पर गुरप्रीत जो कि 4 मैच 4 क्लीन शीट, ISL उनकी टीम लीड कर रही है इस समय 10 पॉइंट के साथ। तो हु डू यू थिंक डिजर्व्स दैट स्टार्टिंग स्पॉट इन गोल? देखो, अगेन फ्रेंडली गेम है। अगर 2 मैच होते तो मैं दोनों गोलकीपर को रोटेट करता, गुरप्रीत एंड विशाल केत को। और ये मैंने क्योंकि लास्ट मॉरिस में भी बोला था, मॉरिस सीजन सीरिया गेम्स भी यही हुआ था। अब एक मैच है, आप मैच नहीं जीते हो, वो मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो आई थिंक विल गो विद कि आप ज़्यादा चेंजेस ना करो। गुरप्रीत के साथ जाऊंगा इस एक गेम के लिए। आई विल नॉट सरप्राइज कि विशाल को आप नवंबर में खेलते मलेशिया के, वहाँ पे भी एक ही मैच खेल रहे हो, क्या पता वहाँ विशाल को मौका दीजिए। कैंप में आए पहली बार, ये अंडर मनोलो पहली बार आया, तो एटलीस्ट उनके जो गोलकीपिंग कोच है वो देखेंगे उसको, देन मे बी ही कैन मेक हिज माइंड। बट गुरप्रीत को स्टार्ट करना चाहिए अभी ऑन फॉर्म, और देखते हुए कंसीडरिंग वो इंडिया के नंबर 1 है फॉर अ टाइम बीइंग, सीनियर प्लेयर भी हैं, एंड विद दिस एक्सपीरियंस ही कैन ऑफ कोर्स गाइड दोस डिफेंडर्स आल्सो, क्योंकि डिफेंस में शायद आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नहीं, बिकॉज 4 मैचेस 4 क्लीन शीट्स, 15 सेव इस सीजन, तो ऑन फॉर्म तो गुरप्रीत डिजर्व्स द स्पॉट। आई थिंक उनकी फॉर्म की कोई मतलब वो ओवरऑल जो फॉर्म थी, देखो गुरप्रीत के साथ ऐसा कभी इशू नहीं है कि वो बहुत बेकार खेलते हैं थ्रू आउट द 90 मिनट्स। उनका कंसंट्रेशन का एक इशू है कि वो होता है कि आप ज़्यादा सेव करने को नहीं मिल रहे हैं, और अचानक से वो शॉट आ जाए तो शायद तब वो शॉट कंसीड कर जाते हैं, या ऐसा होता है कि उनके लेफ्ट हैंड साइड डाउन सेव करने जाते हैं तो वो पैरी कर देते हैं सामने वाले प्लेयर के पास, तो वो एक उनके गेम में कमी रही है, वो उनको पता भी है। काम भी बहुत किया उन्होंने, पहले बहुत ज़्यादा करते थे अपने करियर में, जब 2012 में उन्होंने 2011-12 ईस्ट बंगाल के खिताब बहुत करते थे, वो उस पर बहुत
काम किया उन्होंने, बट आई थिंक मे बी ये फैक्टर आपको देखना, बेंगलुरु एफसी स्ट्रगल कर रही थी लास्ट 2 सालों से, राइट? इस सीजन दे लीडिंग द पॉइंट नाउ अब थोड़ा क्लब स्टेबल हुआ है, तो वही गोलकीपर आपको क्लीन शीट भी दे रहा है, 15 सेव भी दे रहा है, मोस्ट सेव्स आई थिंक उनके ना, तो आपको ये भी दिखाता है कि हाँ आई थिंक टॉप 3 तो होंगे कम से कम। जब टीम जीत रही है तो आपको मोस्ट सेव करना मतलब आपने काम किया है, राइट? ऐसा होता है बड़ी, मतलब ऐसा होता है ना कि बड़ी टीम में अगर मैच जीत रही है तो गोलकीपर कुछ करने को होता ही नहीं है, बट यहाँ 15 सेव किए हैं 3 मैचों में, तो 5 शॉट्स तो टारगेट थे उनके पास, तो वो उन्होंने बचाया, तो काम कर रहे हैं अपना, राइट? तो आई थिंक ओवरऑल देखते हैं, आई थिंक क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के साथ एक वन ऑफ द कैप्टन है टीम के, यू नो, एंड आई थिंक एंड उसी के आगे अगर फ्रंट लाइन थोड़ी सी देखो तो राहुल भेके हैं, निखिल पुजारी है बेंगलुरु एफसी के, देन लेफ्ट बैक भी है, लेफ्ट बेंगलुरु एफसी के मोस्ट प्रोबब्ली स्टार्ट कर सकते हैं, तो बहुत क्लब लेवल पे अच्छा खेल रहे हैं, तो आप उनको साथ रखना चाहिए। और आई थिंक विशाल को मैं करना चाहता, अगर 2 फ्रेंडलीज होते, एक विशाल को देता, पर एक ही है, तो आपको तो मे बी नवंबर में उनको चांस मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जीक्सन और अपूया जो कि इंडिया के प्रीमियम डीएम्स बोल सकते हैं, लास्ट स्टार्ट किए थे अभी इंटरकॉन्टिनेंटल कप में मॉरिशस के अगेंस्ट, 0-0 गेम था, इतना इंप्रेस किया नहीं पिछले इंटरनेशनल ब्रेक में, तो क्या वो दोनों स्टार्ट करना डिजर्व करते हैं? दोनों के दोनों नए क्लब में खेल रहे हैं, जीक्सन का फॉर्म इतना अच्छा दिखा नहीं है, अपूया स्टिल हैज लुक्ड अ लिटिल बिट बेटर, क्या उन दोनों को फिर से एक और चांस देना चाहिए? मेरे साथ तो देखो सिंपल प्रॉब्लम है दोनों के साथ, आप पिवट खिलाने में कोई इशू नहीं है, वर्ल्ड बेस्ट टीम्स आर मेड अराउंड द पिवट्स, राइट? बट उस पिवट में से किसी एक बंदे को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी टू टेक द बॉल फ्रॉम द डिफेंडर्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अमंग ईच अदर। सेंटर बैक्स, हमारे बेस्ट पासर्स मैच के कौन होते हैं? सेंटर बैक्स होते हैं, 20-30% पोजीशन वही रखते हैं, तो उसके बजाय आपको थोड़ा डेयरिंग दिखाना पड़ेगा, जाके बॉल रिसीव करनी पड़ेगी इन बिटवीन द लाइंस, आपको अपने सेंटर बैक को स्प्लिट करना पड़ेगा सो दैट फुल बैक कैन गो ऑन अटैक। ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, इंडिया में मुझे समझ में नहीं आता, जिक्सन अपूया अगर 6 हैं तो वो ये काम क्यों नहीं करते आ रहे हैं? अब अगर दोनों ही 6 की तरह खेल रहे हैं पर ये काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी फिर टीम ना एक तो डिसबैलेंस जाती है, प्लस मिडफील्ड में गैप्स बहुत आ जाते हैं, क्योंकि इसमें से 8 की तरह नहीं खेल रहा है, कोई अटैक नहीं ज्वाइन कर रहा था, दोनों ये सिमिलर लाइंस पे खेलते हैं, सिमिलर जो उनके अगर आप हीट मैप देखोगे तो बड़े ओवरलैप करते हैं, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है, और आई थिंक इसीलिए शायद ये मनोलो को भी दिखा, सीरिया के अगेंस्ट उन्होंने सुरेश को स्टार्ट करवाया, यू नो, बॉक्स टू बॉक्स के लिए, तो आई थिंक यहाँ पे भी क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन है नहीं मिडफील्ड में उनके पास। मेरे को जो प्रॉब्लम है जब अपूया और जीक्सन से, दोनों के दोनों इन पोजीशन अच्छे हैं पर दोनों के दोनों डिस्ट्रॉयर भी नहीं है, दोनों के दोनों स्प्लिटिंग वाला काम भी नहीं करते, तो इन बिटवीन वाला प्रोफाइल रह गया दोनों का थोड़ा सा। देखो आइडियली अपूया के गेम में है कि वो एक प्लेमेकर की तरह खेल सकते हैं अगर वो डेवलप करें तो, बट कंसीडरिंग मोहन बगान में जिनका रोल करेंटली है बिल्कुल एक 6 वाला है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर अटैकर्स हैं, मिडफील्डर में कोई उनके फॉरेन प्लेयर नहीं है उस पोजीशन में, तो वहाँ 6 की तरह खेलते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा अपने आप को क्या बोलते हैं मैच नहीं कर पा रहे इन टर्म्स ऑफ, कहते हैं ना कि प्लेइंग स्टाइल वाइज की अगर दोनों की अलग अलग हो तो आप बैलेंस कर देते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा मनोलो मार्कस को देखना पड़ेगा कि कैसे इस मिडफील्ड में बैलेंस ढूंढे। अब थापा नहीं है इस टीम का, आपका सुरेश का ऑप्शन है उस मिड में, हमानते एक ऑप्शन है जिनको खिला सकता है, हमानते अभी मुझे नहीं लगता रेडी है वो 6 और 8 में स्ट्रेट में मैच स्टार्ट करने के लिए, राइट? तो बेंच से आप देख सकते हो, बट आई थिंक जब आप बेंगलुरु एफसी की फॉर्म की बात करो, निखिल की बात करो, राहुल की बात करो, नॉरम की बात करो, सुरेश भी उसी टीम का पार्ट है, एक अच्छा गोल मारा है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे खेलना ज्यादा कर रहे, 4-4-2 में थोड़ी सी लेफ्ट मिड वाली पोजीशन खेल रहे हैं, ऐसे आइडियली राइट मिड पे खेलते थे पहले, वो लेफ्ट पे खेल रहे हैं, बट हाँ ठीक है, तो यही होता है, अडेप्टेबिलिटी है, वो कर रहे हैं अडेप्ट अपने क्लब लेवल पे, तो क्या पता नेशनल टीम में भी अडेप्ट कर पाए, और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि जिक्सन अपूया को साथ में स्टार्ट करना चाहिए, एनर्जी नहीं मिलती फिर वो, तो अपूया एंड सुरेश अपूया सुरेश एक ऑप्शन में, अगर आई थिंक मेरे से आप पूछोगे तो हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक और जो कि समवॉट द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट, गोल इतने लग नहीं रहे हैं, चांगटे ने आखिरी गोल मारा था कटार के अगेंस्ट जो 2-1 लॉस था, उससे पहले सुनील छेत्री की कोई पेनल्टी ही होगी जो हमने गोल मारा था, उसके अलावा किसी की बात करें तो एक मनवीर का गोल था कुवैत के अगेंस्ट, वो कुछ बहुत साल पहले, साल भर हो गया बस, एक महीना रहता तो गोल लग नहीं रहे हैं। इस टीम में स्ट्राइकर जो थे, रहीम अली जो एक ऑप्शन थे वो ड्रॉप हो गए हैं, नंदा कुमार विंग पे ऑप्शन थे वो भी ड्रॉप हो गए हैं, ऑप्शंस बचे हैं 3, एडमंड जिन्होंने प्री सीजन कुछ खेला नहीं है बिकॉज आई लीग वैसे ही और आगे बढ़ गए, कब खेलेंगे पता नहीं, मनवीर है दूसरे ऑप्शन, नंबर 9 खेल नहीं रहे हैं, सॉर्ट ऑफ विंग बैक खेलते हैं उनके, अगर मैं आपको नंबर्स भी बताऊं उनके तो 3 अपीयरेंसेज हैं, 49 सक्सेसफुल पासेस, 2 की पासेस, 2 ड्रिबल्स, 4 शॉट ऑन टारगेट, 0 गोल्स। अब डिफेंसिव नंबर्स बताऊं तो 10 डुएल्स वन, 11 रिकवरीज, 3 इंटरसेप्शंस, 1 क्लियरेंस, ये विंग बैक वाले नंबर है रादर देन विंगर वाले नंबर। ये बात तो बोल ही चुका हूं, मेरे से बात मत करना कि मनवीर नंबर 9 स्टार्ट कर रहा है, मतलब मैं इस टीम में मेरे को ऑप्शन 3 ही दिखे, एडमंड, मनवीर एंड तीसरे विक्रम, जो कि बिल्डअप बहुत बड़ा था पर इस सीजन ड्रॉप हो चुके हैं, 3 मैचेस जस्ट 85 मिनट्स खेले हैं,
गोल मार नहीं पाए हैं, तो इस टीम इन तीनों में लेना पड़ेगा। देखो पंट वो मनवीर के ऊपर नहीं ले सकता, वो मनवीर को देख चुके हम बहुत ज्यादा, और उनका गेम प्ले आप देखो, जो आपने नंबर स्टैट्स बताए हैं, डिफेंसिव स्टैट्स अलग से लिख के लाए, वो विंग बैक वाले नंबर विंगर है, यू नो मोहन बगान में, क्योंकि उनके पास जो उनके फॉरेनर्स इस तरह है, और वो वैसे ही बन गया है। मैं उसको नहीं बोल रहा प्लेयर की गलती है, बट फिर आप उनको नंबर 9 स्टार्ट नहीं करवा सकते इंडिया के लिए इस नंबर्स के साथ। इससे बेटर है यंग प्लेयर पे पंट लो आप, राइट। चाहे एडमंड का अगर प्री सीजन है कि नहीं खेलने ज़्यादा, या उस पर पंट लो, या विक्रम पे लो। विक्रम तो was supposed to be replacing that number 9. He was announced in the team लास्ट नवंबर में ही, 1 साल हो जाएगा इस बात को, अनाउंस कर दिया गया था। जब ईगोर सी मैच थे, महेश गोवाली कोच थे, कैंप में अनाउंस किया गया था कि विक्रम को देख रहे हैं उस नंबर 9 पोजीशन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए। तो अब अगर अनाउंस कर दिया तो कुछ बदला नहीं है साल भर में, राइट। विक्रम का स्लो स्टार्ट जरूर है सीजन के लिए, खेल इंजर्ड थे, फिर सेलेक्ट नहीं हो जाता प्लेइंग 11 में, बट आपको रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि मनवीर तो नंबर 9 नहीं खेल सकता। अगर मनवीर को खिलाना तो आप सच्चा लेस्टन को खिला लो, चांगटेक किसी को भी खिला लो, इवन एडमंड को खिला लो, एडमंड आप किसी को भी खिला लो। एडमंड ने लास्ट जो सीरिया के अगेंस्ट आके 20-30 मिनट में दिखाया, लॉन्ग शॉट लिए, दिखाया, 20-30 मिनट जो फ्रंट फोर थी वो महेश ने भी बहुत अच्छा खेला, उसको बाहर निकाल दिया। तो फ्रंट तो मेरे हिसाब से एडमंड हो सकते हैं वो। पर एडमंड का देखो प्री सीजन खेल रहे हैं अभी अपने क्लब से, फ्रेंडलीज खेल रहे हैं, इंटरकाशी ट्रेन कर रहे हैं, बट आई डोंट नो फिटनेस लेवल क्या है। हाँ, बिकॉज़ आई लीग अभी वैसे और डिले हो गया है। तो विक्रम एटलीस्ट 85 मिनट्स खेले, बट एटलीस्ट ही हैव सम फर्स्ट टीम मिनट्स विद हिम, यू नो, विद ब्रेंडन नाउ अगेन बैक इन द टीम। आई थिंक आई विल गो विद ब्रेंडन एंड विक्रम नंबर 10 एंड देन स्ट्राइकर, क्योंकि एक क्लब में खेल रहे हैं, खेलते भी ट्रेनिंग भी ज्यादा करते हैं, तो कॉम्बिनेशन चांग पे आल्सो ऑन द राइट, तो चांग ऑन राइट ट्रायंगल बन जाएगा। प्लस लेफ्ट विंग पे आपके पास फ्री हिट है, वहां पे आप किसी को भी खिला सकते हैं मेरे हिसाब से। ओके, लिस्टन, फारूक, एडमंड, आप एडमंड को भी डाल सकते हो लेफ्ट विंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। एडमंड खेल चुका है लेफ्ट विंग के पास अपने करियर में, तो आई थिंक वो फ्री हिट है, क्योंकि कोई ऑप्शन ज्यादा है नहीं आपके पास उस अटैक में इतने। आई थिंक आगे बढ़ते हैं इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि है प्रेडिक्टेड लाइनअप और प्रेडिक्टेड फॉर्मेशन। व्हाट डू यू थिंक? 4-4-2, 4-2-3-1 दोनों लास्ट 2 मैचेस में देखा हमने कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो क्या फॉर्मेशन होगी प्रेडिक्टेड लाइनअप? इंडिया मिडफील्ड में ओवर रन नहीं होना चाहिए। अगर आप 4-4-2 खेलते हो तो आप मिडफील्ड में दोबारा ओवर रन हो गए। मिडफील्ड बैटल जितनी बहुत जरूरी है 4-4-2 में। देखो अगर आप ऐसा नहीं 4-4-2 नहीं चल रही, वापस एक रिवाइव हुआ है 4-4-2, पर वो टीम है, वेल ऑयल्ड मशीन होती है वो 4-4-2 में। एवर्टन्स, योर मैन सिटीज इन डिफेंस, ये ना वो बिल्कुल वेल ऑयल्ड, उनको रोल पता है भाई। मैं विंगर हूँ, मुझे सेंटर आके डिफेंड करना है, विंग छोड़ना है, कब आना है, कब आगे जाना है, कब पीछे जाना है, कब लेफ्ट बैक मिडफील्ड में इन्वर्टेड खेलेगा, ये सारी वेल ऑयल्ड है। तो इंडिया 4-4-2 अगर खेलता है विदाउट दैट बीन वेल ऑयल्ड, बैलेंस मिडफील्ड में हार जाता है और मिडफील्ड बैटल हारते हो। अपुया एंड जिक्सन, या अगर सुरेश नहीं खेलते फॉर एग्जांपल, तो पेस भी नहीं है मिडफील्ड में, फिर रिकवरी लेग्स भी नहीं है सुरेश के पास आने से रिकवरी लेग्स। तो आई थिंक मैं 4-2-3-1 ही खेलूंगा। ब्रेंडन आपके वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, उनको उनकी बेस्ट पोजीशन नंबर 10 में थ्राइव करने का मौका दीजिए नेशनल टीम के लिए। सेट पीस टेकर है, सेट पीस टेकर तो कंसीडरेशन होनी चाहिए, और आई थिंक नंबर 10 में ब्रेंडन को मौका दीजिए। एंड ब्रेंडन के पास रिसेंट टाइम में उस बंदे ने इनफ डिसिप्लिन डेवलप किया है एज अ नंबर 10 टू प्ले एंड विड्रॉ इन मिडफील्ड व्हेन रिक्वायर्ड, जो शायद सहल में इतना नहीं आया है। मैं भाई एक बात बोलूंगा, मैं बहुत बोलता हूँ ब्रेंडन के बारे में। होपफुली ये टाइम है, इस मैच में अपना पहला इंडिया के लिए गोल मारेंगे, हम भी खुश होंगे। बहुत टाइम हो गया, उनका पहला गोल नहीं आया अभी तक, मारना चाहिए यार। मतलब ब्रेंडन इज अ गुड गोल स्कोरर। मैं हमेशा बोला हूँ, अंडर 13 से देखता है उस लड़के को, जो टेक्निक सब कुछ है, चिप कर लेता है, फिनिश कर लेता है, पावर मार लेता है, तो फ्री किक मारते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ है वहाँ पे, पर वो गोल नहीं आ पा रहा। आई थिंक क्योंकि देखो इंडिया के लिए खेलते तो जिस टाइम पे उन्होंने डेब्यू किया, स्ट्रीम मैच के टाइम पे को याद होगा, जब स्ट्रीम मैच नए आए थे, वर्ल्ड कप क्वालिफायर चल रहे थे, इंडिया सिर्फ हेडर से गोल मार रही थी, सेट पीस से सारे असिस्ट कर रहे थे। तो ब्रेंडन जैसे प्लेयर को अगर आपको गोल कर रहा है तो आपको पोजीशन रखना पड़ेगा अपने पास, राइट। आपको नंबर 10 को लेट रन मारने पड़ेंगे बॉक्सेस में, या आउटसाइड द बॉक्स शूट मारने की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। और उनको, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि ब्रेंडन स्टैमिना वाइज बहुत बेटर है कि वो पूरा 90 मिनट भागते रहे इधर उधर। आप उनको ट्रैक बैक भी करने के लिए कह रहे हो, फिर अटैक ज्वाइन करने के लिए, तो वो थोड़ा विड्रॉन रोल में ही खेला उन्होंने इंडिया के लिए जितना टाइम खेला। वो चिप बॉल डालना, डायगोनल बॉल डालना, थ्रू बॉल डालना, वही चीज उन्होंने प्रेफरेंस रखी, या कोचिंग स्टाफ ने उनको बोला। पर अगर आपको अपने नंबर 10 को गोल में इन्वॉल्व करना है, क्योंकि ब्रेंडन सहल की प्लेइंग स्टाइल में ये डिफरेंस है, सहल बहुत ज्यादा बॉक्स के अंदर खेलते हैं, ब्रेंडन बहुत ज्यादा बिल्डअप में खेलते हैं। तो वो अगर आपको बिल्डअप वाले प्लेयर को और ज्यादा इन्वॉल्व करना है, पोजीशन रखना पड़ेगा हाई ऑन द पिच, थोड़ा हाई खेलना पड़ेगा। एंड आई थिंक हाई खेलोगे अगर आप, हाई लाइन आपकी जो बैक लाइन हाई रहेगी, तो शायद ब्रेंडन इन्वॉल्व होकर गोल्स मार सकते हैं। और वो टेक्निक गोल स्कोरर वाली आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है इस टीम में ब्रेंडन के पास। हमने गोल्स नहीं देखे हैं ऑफकोर्स नेशनल टीम जर्सीज में, बट मैंने जितना भी लड़के को बचपन से देखा है, इसके करियर के बचपन से अंडर 14 से, he has
everything under his locker to score those goals whenever required. पर इसके लिए स्ट्राइकर से कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रंट लाइन एक कंसिस्टेंट होनी चाहिए जो कि बहुत टाइम से हुई नहीं है। फ्रंट लाइन पे आपको पीछे बहुत जरूरी है कि यार मेरे पीछे आई एम टेकन केयर ऑफ, राइट। अगर मैं बॉल मिस भी कर देता हूँ या मैं ड्रिबल करता हूँ या बॉल हिट करके मिस हो जाती है, काउंटर अटैक में आई एम टेकन केयर ऑफ। तो अगर वो रहेगा तो आई थिंक वो तब ब्रेंडन आपको ज्यादा बेटर देखेंगे। तो आई थिंक वो आएगा अगर मनोलो मार्कस मैचेस कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो। प्रेडिक्ट लाइनअप पे पढ़ते हैं एक बार, पहले आप बता दीजिए फिर मैं अपना प्रेडिक्ट लाइनअप बताता हूँ। गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। गुरप्रीत सिंह संधू और मैं निखिल पुजारी, राहुल, अनवर और नौरिम के साथ जाऊंगा। बैक लाइन बेंगलुरु एफसी ऑन फॉर्म, उनको स्क्वाड में प्लस अनवर अली, क्योंकि देखो राहुल बेके खेल ही रहे नेशनल टीम के लिए अच्छा, निखिल पुजारी हमने बहुत क्रिटिकल रहे हैं बट देन ही इज डूइंग वेल नाउ। आईएसएल में ही फैंटेसी अगर साइड भी रखे तो उसके बाद भी बहुत अच्छा कर रहा है, असिस्ट दे रहे हैं, ये आपको किसी भी प्लेयर की फॉर्म को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, चाहे आप पर्सनल नहीं पसंद करते हो। पर निखिल पुजारी अगर अच्छा कर रहे हैं उस बैकलाइन के साथ तो मे बी वो और आशीष राय दो ऑप्शंस है आपके पास। आशीष राय इतना खास नहीं कर रहे हैं तो इस टाइम ऑन फॉर्म निखिल पुजारी शुड बी देयर मेरे लिए। एंड मैं तो लास्ट 2 गेम में सरप्राइज हूँ, नौरिम रोशन क्यों नहीं खेला था लेफ्ट बैक में, कैसे बोस और गुप्ता खेल गए उसके आगे। आकाश आंगवान जरूर आए हैं, क्या पता मनोलो डेब्यू दे दे, बट मेरे लिए तो नौरिम रोशन को लेफ्ट बैक स्टार्ट करने, सेट पीस टेकर हैं। अगर आप कह रहे हो ब्रेंडन वो थोड़ी अलग टेक्निक है, बॉक्स में जाके दोनों फुट से पास करते, स्टेप ओवर करके पेनल्टी जीत सकते हैं। तो फिर गोल वैसे ही नहीं आ रहे, क्या पता भाई कृपा बन जाए नौरिम भाई की और 1-2 पेनल्टीज मिल जाए तो गोल्स आ जाए। बस इस बार होपफुली उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना लाया जाए, वरना फिर बाहर हो जाएंगे, फिर खेलेंगे नहीं। एंड देन मिडफील्ड 2 अपुया सुरेश डिक्सन विद कंसीडरिंग इज आउट ऑफ फॉर्म एंड मैं थोड़ा पेस चाहिए मुझे अपने मिडफील्ड में। ब्रेंडन नंबर 10, चांगटे, विक्रम। अब लेफ्ट विंग मैंने बोला फ्री हिट है, आप फारूक को खिला लो, आप लिस्टन को खिला लो, आप किसी को खिला लो, आई थिंक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज़ फारूक ऑन फॉर्म आ रहे हैं, 2 गोल मारे, लिस्टन ने गोल मारा नहीं अभी तक, तो फारूक को चांस मिल सकता है। एक मैच में 2 गोल मारे, अब फारूक को चांस मिल सकता है लेफ्ट विंग में। तो फारूक लिस्टन डेब्यू भी होगा तो 50 डेब्यू नहीं खेल चुका इंडिया के लिए, खेल चुका तो रिटर्न 50-50 मेरे लिए 50-50 किसी को भी खिला लो आप। चलो मैं बोल देता हूँ, मैं गुरप्रीत को ही रखूंगा, पर मैं आशीष राय राइट बैक, राहुल बेके, अली एंड देन रोशन सिंह, अपुया एंड सुरेश इन मिडफील्ड, चांगटे, ब्रेंडन, फारूक एंड देन विक्रम नंबर 9। देखो विक्रम को आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको एक ना एक प्लेयर को इस कैंप से इस मैच के बाद कंधे पे हाथ रख के भाई यू आर द वन, वो सिर्फ रख के और प्लस मैच में उसके अराउंड टीम भी बनानी पड़ेगी ना भाई। विक्रम जब एक याद है 45 मिनट्स खेला था उन्होंने, एक बहुत बढ़िया 45 मिनट्स का सब्स्टिट्यूट कर दिया था। टी मैच के टाइम पे हुआ था आई थिंक ये मार्च वाले जो गेम्स थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, जब उन्होंने येलो कार्ड लिया था, मे बी कुछ हुआ था, आई थिंक उन्होंने रन्स बहुत मारे थे। आप देखो याद है चैनल्स में रन मारे थे और पास नहीं दे रहे थे उनको सही टाइम पे, रिलीज नहीं किया जा रहा था उनको। तो वो नंबर जब हमने बोला था नंबर 9 का उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया है पर टीम ने उनके अराउंड नहीं खेला। तो आई थिंक होपफुली विद दिस नाउ देयर इज अ न्यू एरा। हम बोलते थे न्यू एरा, शायद अब न्यू एरा स्टार्ट हो जाए और इंडिया ये मैच जीते। एंड एक आपको ईस्टर एग बता देता हूँ, वियतनाम के अगेंस्ट सुनील छेत्री भाई ने हैट्रिक मारी थी 2010 पुणे में, फ्रेंडली था और वो मैच टीवी पे नहीं आया था, मुझे अभी भी याद है। बैक फ्लिक करके उन्होंने ऐसे करके टांग के पीछे से एक हैट्रिक वाला गोल मारा था, क्रॉस दिया था राइट विंग से। मुझे याद है मोबाइल फोन पे वीडियोस आके वो मैच देखा था। आई थिंक 2010 वाज द ईयर इंडिया डिफीटेड वियतनाम, आई थिंक 3-1 3-0 कुछ स्कोर लाइन थी। तो उम्मीद करते हैं उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। वियतनाम स्ट्रगल कर रही है, इंडिया भी स्ट्रगल कर रही है, उनके घर पे कोई प्लेयर ब्रेक थ्रू करेगा, कोई ब्रेक थ्रू करे, टीम ब्रेक थ्रू करे, ओवरऑल आपकी टीम बेटर खेले और आप ये मैच 2-0 जीते। मेरी प्रेडिक्शन 2-0। मैं 1-0 बोलूंगा कि जीत जाओ भाई, बस विनिंग बैक वेज पे आओ। आई थिंक सो दैट इज इट। और फ्रॉम आवर साइड आपको मिलते हैं वॉच अलोंग में। पीस।